नमस्ते। आज हम 4 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स स्टडी करेंगे। तो 4 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ने के पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी वीडियो लेक्चर के पीडीएफ चाहते हैं करंट अफेयर के, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के नीचे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो जो पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से है। तो ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये है पॉलिटी से। तो हमारी पहली न्यूज़ मिल रही है पॉलिटी से और सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा हुआ इशू इस साल का वो है एजुकेशन। एजुकेशन पे कई सवाल उठाए गए जब नीट की एग्ज़ाम में गड़बड़ पाई गई। तो यही चीज़ से रिलेटेड है एक टॉपिक आज का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करेंगे कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में वापस डाल देना चाहिए क्या, क्योंकि इस तरह की जो गड़बड़ हो रही है एग्जाम्स में, क्या एजुकेशन स्टेट लिस्ट में ठीक था क्या। अब आपको ये बता दूं, ये करंट अफेयर शुरू करने के पहले, एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें शेड्यूल जो है, अलग अलग शेड्यूल्स, उसमें शेड्यूल 7 है। 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट दी हुई है। 3 लिस्ट जो है, एक लिस्ट है आपको जो देखने मिलती वो है यूनियन लिस्ट, जिसमें लॉ बनाने के पावर सेंटर को है। दूसरी जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट, जिसमें लॉ बनाने के पावर स्टेट को है। और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट पावर है जो है लॉ बनाने के वो दोनों को है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि 3 लिस्ट है, इन अलग अलग लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स डाले हैं। जैसे अगर मैं यूनियन लिस्ट की बात करूं तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे डिफेंस पे लॉ बनाने के पावर यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। बैंकिंग पे पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को है। वैसे ही अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट के पास है जैसे कि पुलिस हो गया, या फिर हम कहेंगे जो भी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, वहाँ पे लॉ बनाने के पावर स्टेट को है। वैसे एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स डाले जैसे कि एजुकेशन पे दोनों की पावर है, उसके अलावा फॉरेस्ट पे दोनों की पावर है। ऐसे अलग अलग यहाँ पे लिस्ट बना के रखी हुई है। तो ये जो 3 लिस्ट है इसमें एजुकेशन जो है वो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था। एजुकेशन वाज द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, यानी ये एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करने का पावर स्टेट्स के पास था। हमने एक अमेंडमेंट करके उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। कॉन्करेंट लिस्ट में जब एजुकेशन आ जाता है तो एजुकेशन पे पावर जो है लॉ बनाने के वो सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। अब सवाल उठ रहा है क्या इसे वापस स्टेट लिस्ट में डाल देना चाहिए क्या, और इस पे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा है इस साल जो भी एग्जाम्स होंगी वो पूरे एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि नीट में गड़बड़ हुई है। उसके अलावा एनटीए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एनटीए के जो हेड होते हैं, एनटीए जिसके अंडर होती है, वो खुद एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर आईएएस बनते हैं तो हो सकता है कल जाके आप भी एनटीए के हेड बन जाए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत काम की है। अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें सबसे पहले समझिएगा कि ये जो हमने लिस्ट यहाँ पे ली है, 3 लिस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट में है हमारे एजुकेशन, वो है कॉन्करेंट लिस्ट। अब सबसे पहले कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट की थी एनटीए ने। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नीट नाम की एग्ज़ाम जो कंडक्ट की थी उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ पाई गई है। इसीलिए ये सवाल उठा है कि स्टेट लिस्ट में ही एजुकेशन अच्छा था क्या। अब आगे की बात समझेंगे। बैकग्राउंड, नीट जो होती है, नीट की एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएशन वाली होती है, एक यूजी वाली, एक पीजी वाली भी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाली। तो यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है जिस एग्ज़ाम में, वो नीट की यूजी वाली एग्ज़ाम है, अंडर ग्रेजुएशन वाली एग्ज़ाम है। यानी जो बच्चे अभी डॉक्टर बनने की शुरुआत करने वाले उनकी एग्ज़ाम, जो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं, जिनका एमबीबीएस हो गया, जो एमडी कर रहे हैं, उनकी एग्ज़ाम अलग होती है। ये एग्ज़ाम जो है एमबीबीएस करने वालों की, वहाँ पे गड़बड़ हो गई है, कंट्रोवर्सीज हो गई है क्योंकि फालतू के ग्रेस मार्क्स कुछ लोगों को मिल गए हैं, तो कुछ लोगों को पेपर लीक हो गए, ये शिकायतें हैं। तो कहीं से शिकायतें आ रही है कि काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हुई है एग्जाम कंडक्ट करने में, गड़बड़ की गई है काफ़ी सारे लोगों को ग्रेस मिल गए हैं और काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पेपर लीक हो गए हैं। इस कारण अब ये फैसला लिया गया है कि नीट की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। हम कहेंगे गवर्नमेंट ने नीट की एग्ज़ाम तो वापस लेने की फैसला किया है, पहले जो हुई थी
उसको फिर कैंसिल कर दिया गया है। और उसके अलावा यूजीसी नेट की एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गई है, क्योंकि अब सब एग्ज़ाम्स अच्छे से ली जा रही है कि नहीं, ये अभी हमको पहले देखना होगा, उसके बाद ही हम एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए नेट की जो एग्ज़ाम होती थी यूजीसी, वो भी कैंसिल हो गई है। और इट वाज हेल्ड वाइल सीएसआईआर नेट की एग्ज़ाम जो होती थी, वो सीएसआईआर की नेट की एग्ज़ाम जो है ये पोस्टपोन हो गई, इसकी डेट आगे भेज दी गई है। और नीट की पीजी की एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दी गई है। नीट की यूजी की एग्ज़ाम हुई थी, गड़बड़ पाई जाने के कारण बाकी एग्ज़ाम्स पे भी इफेक्ट पड़ा है। क्या ये सही है, क्या ये जस्टिस हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ या नहीं, ये फैसला तो हम खुद ले सकते हैं जब हम हर चीज़ का एनालिसिस करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बात बता दूं मैं कि की टेक अवेज क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हम आते हैं सबसे पहले हिस्ट्री में। इतिहास जानना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, हिस्ट्री जानेंगे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आ सकता है, अच्छे से याद रखना। जो जो टॉपिक आते रहते न्यूज़ में वो अच्छे से लिख के रखना, क्योंकि वही टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है जब एग्जाम देने जाते हो। इस बार एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश ने बनाया था, उस एक्ट के चलते ब्रिटिश ने एक फेडरल स्ट्रक्चर देश में बनाया। फेडरल स्ट्रक्चर में होता क्या है, जो भी देश में फेडरल स्ट्रक्चर चलता है वहाँ पे 2 सरकारें बनाई जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। ब्रिटिश ने हमको 1935 के एक्ट से 2 सरकारें बना के दिए। फेडरल स्ट्रक्चर बना के तो पहले दिया था, बट 1935 से उन्होंने कुछ लिस्ट भी बना के दी। कुछ लिस्ट हमको उन्होंने जो बना के दी, ऐसी लिस्ट में सब्जेक्ट्स अलग अलग डिवाइड करके दिए हैं। ठीक है, उन्होंने फेडरल लेजिस्लेचर जो है, जैसे प्रेजेंट डे को आप यूनियन कहते हैं और प्रोविंस इसको प्रेजेंट डे का स्टेट कहते हैं। ब्रिटिश आज के डेट में जिसको आप राज्य या स्टेट कहते हैं, वो लोग उसको तब प्रोविंसेस कहते थे। आप आज जिसको यूनियन कहते हैं, वो उसको फेडरल लेजिस्लेचर कहते थे या फेडरेशन कहते थे। हमने ये नाम चेंज किए हैं, हमारा सिस्टम वैसा ही है। अगर बात की जाए तो एजुकेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, जब ब्रिटिश ने सरकार 2 बनाई, यूनियन और स्टेट्स, या फिर हम कहेंगे फेडरेशन और प्रोविंसेस, तो इन दोनों को अपने काम बांट के दिए। उसको कहते हैं अलग अलग लिस्ट बना के सब्जेक्ट बांटना। 1935 के एक्ट में उनको पता चल गया था कि यूनियन कौन से सब्जेक्ट्स पे काम करेगा, स्टेट कौन से सब्जेक्ट पे काम करेगा। मैं यूनियन जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो आज के डेट का कर रहा हूँ। वो लोग उसको फेडरल लेजिस्लेचर कहते थे कि फेडरल जो है वो किस चीज़ पे काम करेगा, फेडरेशन। उसके अलावा जो स्टेट है वो यानी प्रोविंसेस कौन से सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे, ये। बट एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक गुड है, एजुकेशन से ही आप लोग सुधरते हो। एजुकेशन को उन्होंने प्रोविंशियल लिस्ट में रखा था, याद रखना। एजुकेशन 1935 के एक्ट में प्रोविंशियल लिस्ट में डाला गया था। इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आपको। उसके अलावा याद रखना कि बाद में जब हमको आज़ादी मिली तो हमने स्टेट लिस्ट में उसको कंटिन्यू कराया। एजुकेशन ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा बन गया। स्टेट लिस्ट से वो कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे गया, इसकी कहानी सुनते हैं। इमरजेंसी लगाई गई कांग्रेस पार्टी के वक्त, इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त देश में इमरजेंसी लगाई गई। कल के करंट अफेयर में हमने ये पढ़ा था इमरजेंसी, अच्छे से देखिएगा, नहीं देखा है तो अभी करंट अफेयर कल का देख लीजिए। इमरजेंसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के रखना है, क्वेश्चन उसके ऊपर भी आ सकता है। जब इमरजेंसी लगाई गई तो इंदिरा गांधी ने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। यही वो कमेटी है जिसने ये भी रिकमेंडेशन दिए थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यही वो कमेटी है जिसने ये रिकमेंडेशन दिए कि भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करने चाहिए तो उसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी था कि जो एजुकेशन है, याद रखिएगा, कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने ये रिकमेंडेशन दिया कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए। ये यहाँ पे कहा गया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को डाल दो। इमरजेंसी के टाइम पे स्वर्ण सिंह कमेटी का डिसीजन, और यहाँ पे दिस वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू, और ये किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ये भी याद रखना अमेंडमेंट कौन सा है। जो असली काम के पॉइंट है लिखते चलिएगा साथ साथ में। अगला जो है वो देयर वाज नो डिटेल्ड रेशनल। अब यहाँ पे आपको कोई डिटेल्ड ऐसी कोई चीज़ देखने नहीं मिलती है जो प्रोवाइड की गई है कि भाई अमेंडमेंट किए जाते हैं या फिर किस तरह से स्टेट को देना चाहिए, किस तरह से सेंट्रल को देना चाहिए, किस तरह से सब्जेक्ट्स को उठा के कॉन्करेंट में डालने चाहिए। ये सब यहाँ पे कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त ये डिबेटेबल टॉपिक था कि उन्होंने जो भी किया वो सही किया या नहीं किया, काफ़ी डिबेट चले। जनता पार्टी की सरकार आई,
इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, जो हमने कल भी देखा। कल हमने पूरा इतिहास देखा इमरजेंसी का। जनता पार्टी की जो सरकार थी उसको लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पावर में आ जाते हैं और उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया 1978 में। इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते बहुत सारे निर्णय जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लिए थे, अमेंडमेंट यानी चेंजेस, जो भी चेंजेस इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के वक्त किए थे कांग्रेस सरकार ने, उसको जनता पार्टी सरकार ने बदलने की कोशिश की। जनता पार्टी बदलने की कोशिश करती है, बट सवाल ये उठ रहा था कि जनता पार्टी एजुकेशन को वापस से स्टेट लिस्ट में ला सकेगी क्या, क्योंकि डाला गया था 42nd अमेंडमेंट से, तो ये चांसेस थे कि 44th अमेंडमेंट से वो वापस स्टेट लिस्ट में आ जाए। अब क्या होता है कि इन्होंने ये अमेंडमेंट लोकसभा में रखा कि हम स्टेट लिस्ट से निकाल के एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट से निकाल के वापस से स्टेट लिस्ट में डालेंगे। बट ये लोकसभा में तो अमेंडमेंट पास हो गया, बट राज्यसभा में ये अमेंडमेंट पास नहीं हुआ, इसीलिए एजुकेशन ये कॉन्करेंट लिस्ट का ही हिस्सा रह गया। ये यहाँ पे पूरा नहीं हो सका और कॉन्स्टिट्यूशन फिर से वही देखा गया। इंटरनेशनल प्रैक्टिस देखो, हम इंडिया की बात करते हैं, बाकी जगह एजुकेशन कहाँ रखा है? जो जो देश में ऐसे दो सरकारें काम करती है, मैक्सिमम देखोगे तो ऐसे देशों में एजुकेशन ये स्टेट लिस्ट का ही हिस्सा दिख रहा है। पहले तो यूएस की बात करते हैं, यूएस को हमें बहुत डेवलप स्टेट मानते हैं। यूएस में दो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ओवरऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो है वो ये लोग सेट करते हैं, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। वहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरेशन वालों का ये काम नहीं है। और अगर देखोगे तो यहाँ पे कैसा क्या एजुकेशन होना चाहिए, कैसी टेस्ट होनी चाहिए, कॉलेजेस कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ कैसी होनी चाहिए, ये सब देखते हैं। उनके पास एक फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, वो भी फंक्शन कर रहा है, बट वो क्या करता है? वो सिर्फ पॉलिसी बनाता है और मेन यानी पैसा लगाता है। पैसा लगाने के काम फेडरल यानी सेंटर करता है वहाँ, और बाकी पूरे काम उनके यहाँ स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स करती है। उन्होंने सेंटर के पास ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप एजुकेशन के ऊपर काम करो, एजुकेशन के इश्यूज़ के ऊपर काम करो, ये सेंटर को कहा गया है। इक्वल एक्सेस दो सबको, एजुकेशन पहुँचाने का मौका दो सबको, ये वहाँ पर कहा गया है। ये है यूएस की बात। बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की अगर बात करें तो एजुकेशन जो है वो कंप्लीटली प्रोविंसेस ही मैनेज कर रहे हैं। अगली बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी ने में भी ये जो पावर है फॉर, ये भी स्टेट को ही दी गई है, एक तरह से स्टेट समझ जाओ। वहाँ लैंडर्स कहते हैं, यानी इक्विवेलेंट टू हमारे यहाँ जैसे स्टेट है वैसे उनके यहाँ लैंडर्स होते हैं। साउथ अफ्रीका में एजुकेशन जो है इसको दो नेशनल डिपार्टमेंट्स गवर्न करती है। यहाँ पे दो उन्होंने नेशनल लेवल पे रखे, बट दो एजुकेशन उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना के रखे हैं। दो डिपार्टमेंट्स जो है ये है स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए, एक स्कूल को मैनेज कर रहा है, एक हायर एजुकेशन को मैनेज कर रहा। प्रोविंसेस जो है उनके देश के, उनका अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। जो नेशनल डिपार्टमेंट्स पॉलिसी बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम स्टेट करता है। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में। यानी आप देख रहे हर जगह स्टेट का रोल बड़ा रखा गया है, कहीं पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का, तो कहीं पे तो ये कहा गया है कि आप चीज़ें बनाओ, पैसा हम लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में बहुत सारे लोगों ने रखा है बड़े बड़े देशों में। अब हमारे देश में क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड? सबसे पहले आर्गुमेंट जो है इन फेवर ऑफ एजुकेशन कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाए, वो इसीलिए ये कहा गया था कि एजुकेशन में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। अदरवाइज एजुकेशन हर स्टेट में अलग अलग मिलेगा। हमको एजुकेशन ऐसा भी होना जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा भी मिले, इसलिए हमने उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखने की कोशिश की थी। हमें ये लग रहा था कि हम स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे, क्योंकि सेंटर के हाथ में कुछ आ जाता है तो वो चीज़ और बेहतर बन जाती है। हमने ये सोचा कि सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छे रिलेशन बन जाएंगे, क्योंकि दोनों का अपना एजुकेशन रहेगा, इसलिए हमने डाला। बट अगर हम वास्ट डाइवर्सिटी देश की देखें तो वन साइज फिट्स ऑल ये अप्रोच ठीक नहीं है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग डिमांड है, हर स्टेट की अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सिचुएशन है, ये यहाँ पे देखने मिलता है। तो एक रिपोर्ट आती है एनालिसिस फॉर बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्चा करना चाहिए, ये एक रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट जो जारी की गई थी ये बनाई गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2022 में। अच्छे से याद रखना रिपोर्ट का नाम, एनालिसिस ऑफ बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ईयर 2022, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वहाँ ये कहा गया था कि जो भी एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ इतना रहेगा। हम साल भर में यानी 2021 और 22 में हमने जो खर्चा किया है
करने का सोचा था वो 6.25 लाख करोड़ था, यानी 6.25 लाख करोड़ के आसपास एजुकेशन पे लगाए जाएंगे। यानी देश जितना भी कमा रहा है उसमें हम कहेंगे कि इतना पैसा जो है वो एस्टिमेट बताया था, और इसमें से 15% पैसा खर्च करेगा सेंटर और 85% पैसा खर्च करेगा स्टेट। यानी स्टेट को ज़्यादा खर्चा करना है एजुकेशन पे और सेंटर कम खर्चा करेगा एजुकेशन पे। एक्सपेंडिचर ऑल अदर डिपार्टमेंट्स के देखे एजुकेशन ट्रेनिंग को लेके तो शेयर जो है वो 24% और 76% है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट गए तो भी स्टेट का शेयर ज़्यादा है, सेंटर का शेयर कम है। पैसे के वाइज गए तो भी स्टेट का शेयर ज़्यादा है और सेंटर का शेयर कम है। यानी सब चीज़ों में स्टेट ज़्यादा काम करते हुए एजुकेशन पे हमें दिख रहा है। अब आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं अगेंस्ट रिस्टोरिंग एजुकेशन टू स्टेट लिस्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गलत होगा कि हम एजुकेशन को फिर से स्टेट लिस्ट में डालें। ऐसा है क्योंकि अगर वहाँ चले गया तो हो सकता है करप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं रहेगा जितना सेंटर के लोगों में दिखता है। चलो ये बात तो है भाई, सेंटर जितनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है उतनी अच्छी ट्रेनिंग शायद स्टेट ना कर सके। इसीलिए तो यूपीएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वहाँ के कैंडिडेट्स अलग दिखते हैं और स्टेट के थ्रू जो होते हैं वो अलग दिखते हैं। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो स्टेट में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं है एज़ कम्पेयर टू सेंटर, तो इसीलिए ये गड़बड़ हो सकती है। कुछ इशूज जो है जैसे नीट को लेके और एनटीए को लेके वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन, ये एक तरह से ये नहीं बोल रहा है कि सब चीज़ें सेंटर के हाथ में रखा इसीलिए हो रहा है। चीज़ें और भी कुछ है जो जिस पे हमें वर्क करना होगा। हमें नीड है ऑटोनॉमी की इन व्यू ऑफ लायंस शेयर फॉर एक्सपेंडिचर बीइंग बॉर्न बाय स्टेट। हम स्टेट से जो पैसा ले रहे हैं ना ज़्यादा, उस पर भी हमें वर्क करना होगा कि भाई सेंटर ने भी कुछ ज़्यादा का लगाना चाहिए और बहुत अच्छे डिस्कशंस हमें करने चाहिए। उसके बाद ही ये सोचना चाहिए कि एजुकेशन को हम स्टेट लिस्ट में वापस लेके गए तो क्या हो सकता है। दिस वुड एनेबल देम टू फ्रेम टेलर मेड पॉलिसीज़ फॉर सिलेबस अच्छा बन सकता है, टेस्टिंग और एडमिशन अच्छे हायर एजुकेशन में हो सकती है। यानी कभी कभी ये भी कहा जाता है कि स्टेट में इसे रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट में रखोगे तो सिलेबस स्टेट अपने अकॉर्डिंग अच्छा फ्रेम कर पाएंगे। टेस्टिंग और एडमिशन्स जो है, टेस्ट लेना एडमिशन्स लेना, ये एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग करेंगे, एक कोई अकेला नहीं देखेगा पूरा देश का, ये भी हो सकता है। मेडिसिन और इंजीनियरिंग में कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी दिए जाएंगे। मेन तो बात है रेगुलेशन की, आप स्टेट के अंडर भी रखो बट उसको नज़र रखने के लिए नेशनल लेवल की अथॉरिटीज़ काम कर सकती है। ये एक सोल्यूशन है कि हर चीज़ स्टेट के अंडर रखो, स्टेट एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, स्टेट ही एडमिशन्स देंगे, स्टेट ही ट्रेनिंग देंगे। नज़र रखने के लिए आप रख सकते हो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के अंडर हायर एजुकेशन को, बाकी एजुकेशन स्टेट को दे दो। जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये मेडिकल के लिए अच्छे से काम चालू है कि नहीं वो देख सकते हैं, चल रहा है कि नहीं। यूजीसी कमीशन है, किसको यूनिवर्सिटी ग्रांट देनी है किसको नहीं देनी है ये सेंटर डिसाइड करता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ये सब तो सेंटर की बॉडीज़ है, अथॉरिटीज़ है जो नज़र रख सकती है और ज़्यादातर काम स्टेट कर सकता है। ऐसा भी एक सोल्यूशन हम देख सकते हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि वो स्टेट लिस्ट में जाएगा कि नहीं, डिसाइड हम कर सकते हैं और हमें ये सोचना होगा कि हम क्या चाहते हैं। और ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स से ली गई है और सोर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर से ये न्यूज़ थी, जिसमें आपको देखने मिल रहा है क्या हम एजुकेशन को वापस से स्टेट लिस्ट में रिस्टोर करें या नहीं। अगली बात यहाँ पे करते हैं। अगली बात जो की गई है वो है रेमिटेंसेस को लेके, रेमिटेंसेस स्कीम को लेके यहाँ पे बात की गई है। रेमिटेंसेस यानी जो फॉरेन से पैसा कमा कर लाता है, वही चीज़ें जो इंडिया में आते हैं, फॉरेन से कमाए हुए पैसे, वो रेमिटेंसेस होते हैं। तो एक LRS होती है, LRS न्यूज़ में रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड ये सिलेबस जाता है और ये है लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम, जिसको LRS कहा जाता है। ये स्कीम जो है इसका सिलेबस इकोनॉमी में जाता है। पैसे खर्च करना ओवरसीज, यानी स्पेंडिंग मनी ओवरसीज, फॉरेन में जाके पैसे खर्च करना। क्रेडिट कार्ड से, आपके क्रेडिट कार्ड से जो आप खर्च करते हो, क्रेडिट कार्ड में जो पैसा होता है वो आपका नहीं होता है, वो आपको क्रेडिट पे दिया जाता है। वो जो आप खर्चा कर रहे हो पहले खर्चा करते हो और बाद में उसका पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। वो क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें आपको पैसे कमाए बिना ही खर्चा करने का एक अवसर, एक मौका मिलता है। बस खर्चा किया हुआ पैसा आपको बाद में चुकाना पड़ता है, वो क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड जो होते हैं उसमें आपका ही पैसा होता है, पहले पैसा कमाना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है और उसके बाद उसे खर्च करना पड़ता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आपको पैसे डालना पड़ेगा, डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में ऑलरेडी रहेंगे जिसको आप खर्च करेंगे।
तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आप अगर पैसा खर्च कर रहे हो फॉरेन में जाके क्रेडिट कार्ड से, तो ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम के अंडर कवर नहीं हो रहा है, उसके लिमिट के अंडर कवर नहीं हो रहा है, यानी आप कितना भी खर्चा कर पा रहे हो ये कहा गया है। LRS आप पे कुछ ना कुछ लिमिट लगाते हैं कि आप इतना ही पैसा यूज़ कर सकते हो साल का, बट क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप ये पैसा यूज़ कर रहे हो तो ये LRS में नहीं आता। LRS के आप पढ़ने के बाद आपको और भी चीज़ें कवर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये देखोगे तो इसमें आते हैं बैकग्राउंड की बात करें तो फॉर हम कहेंगे अनइनिशिएटेड द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन मई 2023, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है 2023 में हैड ब्रॉट क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग अंडर LRS लिमिट, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं है। हाउएवर इट वाज अनाउंस्ड ऑन जून 28, अनाउंस किया गया था कि जो ओवरसीज स्पेंडिंग हो रही है क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसको हम फिलहाल होल्ड पे रखेंगे और बाद में देखेंगे कि हमको उसको LRS में डालना है कि नहीं। अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिए गए हैं, देखते हैं कब इनिशिएट करते, अब तक अनइनिशिएटेड वाली चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। अब तक तो LRS में नहीं आया है। LRS क्या होता है ये सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। LRS ये समझ जाइएगा क्या होता है। अबाउट LRS स्कीम क्या होती है। RBI की ये स्कीम है। पहला क्वेश्चन आ सकता है LRS स्कीम किसकी है। ये स्कीम RBI की है, अच्छे से ये पॉइंट याद रखना। स्कीम का नाम है LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। जितने भी रेसिडेंट्स हैं इंडिविजुअल्स उनको ये अलाउड है टू फ्रीली रेमिट अप टू $2.5 लाख हर फाइनेंशियल ईयर में एब्रॉड फॉर एनी परमिसेबल करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो या दोनों हो। इनको ये कहा गया है कि आप इतना पैसा रेमिट कर सकते हैं, इतना डॉलर रेमिट कर सकते हैं, 2,50,000 दिस इज़ द लिमिट। बट मैंने बताया क्रेडिट कार्ड के स्पेंडिंग पे लिमिट नहीं है, ठीक है। रेमिट करना है जो फॉरेन से जो पैसा आता है इंडिया में, ठीक है, वो कन्वर्ट होके जो होता है वो सब चीज़ें, तो इतना लिमिट उन्होंने बताई थी। और यहाँ पे बताया कि दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन February 4, 4 फरवरी को ये इंट्रोड्यूस की गई थी। बहुत बड़ा अमाउंट है, $2.5 लाख भी, $2.5 लाख पर ईयर, बहुत बड़ा एक अमाउंट है इंडिया के अगर करेंसी में आप कन्वर्ट करो तो। इतना बड़ा लिमिट है। उसके पहले लिमिट 25,000 ही थी रेमिटेंस की। इतना ही नहीं तो LRS की जो लिमिट है इसको बाद में रिवाइज किया गया, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो कंडीशंस में। यानी ये देखोगे तो ओवरऑल मैक्रो यानी ओवरऑल इंडिया के और इंडिविजुअल लेवल पे भी वैसा उसको करने की कोशिश की है। रेमिटर जो होता है बीइंग अ माइनर, अगर ये काम करने वाला, ये करेंसी जो है इसको इधर उधर करने वाला जो व्यक्ति है वो अगर माइनर है, वो अगर छोटा है, तो LRS डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है उसको उसके नेचुरल गार्डियन ने साइन करना चाहिए, जो उसको संभाल रहे हैं या फिर उसको जो उसके जो मदर फादर है उन लोगों ने। ये यहाँ कहा गया है। स्कीम जो है ये अवेलेबल नहीं है फॉर कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी जो जॉइंट फैमिलीज होती है या ट्रस्ट, इन सब के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मैंने बताया अभी फ़िलहाल रेमिटेंस की लिमिट तो 2.5 लाख कर दी गई है। तो रेमिटेंसेस जो होते हैं वो किए जा सकते हैं फ्रीली, हम कहेंगे कैन बी मेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। आप किसी भी फॉरेन करेंसी में उसको फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो, बट साल का इतना याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। इतना आपको लगता है आप रुपीज़ में कन्वर्ट करो, आपको लगता है आप किसी दूसरे फॉरेन के करेंसी में कन्वर्ट करो, अगर आप इंडियन हो तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करने पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की LRS स्कीम आप पे लगेगी। पहले $25,000 तक की था, अभी $2.5 लाख कर दिया गया है। परमानेंट अकाउंट होना चाहिए आपका, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको पैन कहते हैं, पैन कार्ड आपका होना चाहिए। ये मैंडेटरी है सभी ट्रांजैक्शन के लिए, तो आपको ये ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूड करेगी क्रेडिट कार्ड स्कीम। इफ गवर्नमेंट ने अगर इंक्लूड करा दिया क्रेडिट कार्ड को LRS में, तो क्रेडिट कार्ड जो होंगे हैव टू कव अप 20% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यानी क्रेडिट कार्ड से 20% टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया जाएगा अगर इनको डाल देते। देखो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे तो लिमिट सेट नहीं हो रही ना, क्योंकि आप कन्वर्ट करके स्पेंड नहीं करके आप डायरेक्टली स्पेंड कर रहे हो बाहर जाके क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो इस पर लिमिट सेट नहीं हो पा रही। इसलिए सरकार चाहती है कि हम उसको अगर LRS स्कीम में लाए तो क्रेडिट कार्ड पे भी एक लिमिट सेट हो जाएगी, और क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हुए इस पे भी हम 20% टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। तो हम कहेंगे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ये कहाँ है, तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स क्या है ये याद रखेगा। अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको कहते हैं TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज अ सम कलेक्टेड बाय सेलर। याद रखना, जो पैसे कलेक्ट कर रहा है सेलर यानी बेचने वाला व्यक्ति,
किससे? बायर, खरीदने वाले से, एट द टाइम ऑफ सेल, सो दैट इट कैन बी डिपॉजिटेड विद टैक्स अथॉरिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक एस नाम का व्यक्ति या एक जो सेलर है वो किसी बी नाम के बायर को अगर 100 रुपए की कोई चीज़ बेच रहा है या $100 की कोई चीज़ बेच रहा है तो वो इससे एक्स्ट्रा टैक्स लेके बेचेगा, क्योंकि ये रेमिटेंस के चीज़ें हो रही है यहाँ पे, या क्रेडिट कार्ड के ऊपर थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा का लगाएगा। ये जो टैक्स ज़्यादा का लगा रहा है, ये 100 वाली चीज़ हो सकता है इसको 2 रुपये एक्स्ट्रा लेके 102 रुपये में बेचे। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको सेलर को ये 2 रुपये टैक्स वाले अथॉरिटी को पे करना है, इसलिए वो लेता है और पे करता है। इसीलिए कभी कभी जो सेलर होता है वो ज़्यादा का पैसा लेता है किसी प्रोडक्ट का, अगर आप वहाँ क्रेडिट कार्ड और ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि उसको वो टैक्स जो है वो आगे देना है। अब ये सब क्रेडिट कार्ड को अगर इसके अंडर लाया तो वहाँ से भी आपको टैक्स मिलना शुरू होगा, जो अभी नहीं मिल रहा है। तो हम यही कहेंगे TCS जो है, अब आपको ये पता चल गया TCS क्या है। TCS कौन कलेक्ट करता है? तो बायर कलेक्ट करता है। गलत, कौन कलेक्ट करता है? सेलर कलेक्ट करता है। और सेलर जो होता है यानी बेचने वाला कलेक्ट करता है और वो आगे अथॉरिटीज़ को देता है। मैं अगर बेचने वाला हूँ, आप अगर खरीदने वाले हो, तो मैं आपसे टैक्स कलेक्ट करूँगा। मैं जो चीज़ आपको बेच रहा हूँ आपके क्रेडिट कार्ड के कारण, वो उस पर मैं आपको एक्स्ट्रा के चार्जेस लूँगा कुछ %, क्योंकि मुझे वो परसेंटेज आगे किसी अथॉरिटी को पे करने हैं। मुझे वो पैसे खाने हैं, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। ये एक तरह से इसको TCS कहा जाता है। TCS जो फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए है, इसको 20% किया गया है। यानी अगर 100 रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं आप बाहर जाके, तो आपको 20 रुपए उस पर पे करने पड़ेंगे। 100 की चीज़ 120 में मिलेगी, 20% टैक्सेस है उस पर। इसलिए तो अगर क्रेडिट कार्ड को लाया गया इस स्कीम के अंदर, तो इतना पैसा तो यहाँ पे कमाए ही जाएगा, ये तो समझ जाओ, और उसमें लिमिट भी लगेगी। अब अर्लियर रेट जो थे वो सिर्फ 5% थे, 20% कम थोड़ी है। 20% आपको टैक्स लग रहा है आप बाहर जाके अगर कुछ खरीद रहे हो। दिस इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर मैं फॉरेन के कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं वहाँ से टिकट्स खरीद रहा हूँ, जब टिकट्स खरीद रहा हूँ तो उससे वहाँ से मेरे 20% कटना शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा का टैक्स 20%। सेंडिंग मनी, अगर मैं पैसे भेज रहा हूँ यहाँ से बाहर किसी को, तो उसके लिए भी मुझे 20% अलग से टैक्स लगते हैं। अदर रेमिटेंसेस, इसके ऊपर भी टैक्स लगते हैं। भाई बाहर भेजोगे तो पैसे बिल्कुल टैक्स लेने चाहिए। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 20,000 रुपये बाहर किसी को भेज रहा हूँ, ऐसा समझ जाओ 20,000 रुपये नहीं, $20,000 भेज रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास रुपए हैं, ठीक है, या फिर एग्जांपल सीधा सिंपल ले लो, मैं $100 किसी को भेज रहा हूँ। $100 मेरे अकाउंट में थोड़ी ना है, मेरे अकाउंट में इंडिया के रुपीज़ है। मेरे अकाउंट से अगर मैं 8,200 या 8,500 जो भी है वो रुपए सेंड करूँगा फॉरेन में, तो फॉरेनर के जो अकाउंट में जाएंगे वो $100 जाएंगे। तो मैं मेरे अकाउंट से $100 नहीं भेज रहा हूँ, बट RBI अपने पास जमा जो डॉलर रखे हैं उसमें से $100 दे रही है, और RBI डॉलर थोड़ी छाप सकती है। तो RBI के पास रखा हुआ डॉलर कम होते जा रहा है, तो वो तो आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लेगी ना, इसलिए वो आपसे 5% नहीं अभी 20% ले रहे टैक्स। इसलिए लोगों ने कम भेजने चाहिए, इसलिए 20%। अगर बाहर से कोई इंडिया में भेज रहा तो दैट इज़ ओके, क्योंकि इंडिया में डॉलर जमा हो रहे हैं। तो ये बातें हैं। अब ये सब यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे क्या होता है, न्यू टैक्स रेट जो है केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 2023 से ये लागू कर दिए गए, और विच रिमूव द थ्रेशोल्ड ऑफ 7 लाख रुपीज़ फॉर ट्रिगरिंग TCS ऑन LRS। यानी यहाँ पे यही कहा गया था कि 7 लाख जो रहेगा, 7 लाख के ऊपर आपका LRS जो है उसमें फिर ये टैक्स लगने शुरू होंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। ये चेंजेस जो है वो मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए नहीं लागू होते। अगर आप एजुकेशन के लिए किसी को भेज रहे हैं तो आपको वो लिमिट नहीं लगेगी कि भाई 2.5 लाख डॉलर तक ही हो सकता है, या फिर इस पर हम इतना टैक्स लेंगे। ये मेडिकल और एजुकेशन के लिए नहीं है। इस तरह से ये LRS स्कीम जो हो रही है काम करती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, आपको ये बता देता हूँ कि लीगल फ्रेमवर्क बने हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। जो भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहे, फॉरेन एक्सचेंज यानी क्या, रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ें कोई भी हो सकती है। आप कोई भी करेंसी में किसी भी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं उसको। इंडिया इसमें ध्यान रखने के लिए एक एक्ट है, इस पे जो एक्ट काम करता है उसको फेमा एक्ट कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और ये बनाया गया था 1 जून 2000 से। फेमा में ये बोला है जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होंगे उनको क्लासिफाई किया जाएगा एक कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, और अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, किस पर्पज़ के लिए
इसलिए भेज रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि फॉरेन से पैसा भेजा जा रहा है, इसीलिए हमने फेमा एक्ट वहाँ पे बना के रखा है। तो यहाँ पे हमें फेमा एक्ट के बारे में याद रखना है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और ये सब चीज़ों से हमारा देश का फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल किया जाता है। इसका जो सोर्स था वो लीव मिंट था, ये वाला करंट अफेयर जो LRS को लेके था। LRS जो स्कीम है ये आ रही है फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए, बट उसमें क्रेडिट कार्ड वाले कवर होने चाहिए जल्द से जल्द, इसीलिए ये न्यूज़ में रही है। ठीक है, तो ये है दूसरी एक और न्यूज़। अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं, और अगली न्यूज़ जो आपको देखने मिल रही है वो है प्रोजेक्ट नेक्सस को लेके। ये करंट इवेंट में जाता है। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस का सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। RBI फिर से आ गया, RBI ने एक प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, और ये प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये बहुत ज़्यादा काम का एक प्रोजेक्ट है जो हमारी एफिशिएंसी और सिक्योरिटी जो है उसको एनहांस करता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लेके। याद रखिएगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्या होते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यानी जब एक देश से दूसरे देश में पेमेंट किए जा रहे हैं, ऐसे पेमेंट्स को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कहते हैं। मैं इंडिया से पेमेंट कर रहा हूँ श्रीलंका में, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में सिक्योरिटी वाले इशू हो सकते हैं, इसीलिए वो अच्छे से हो, इसके लिए काम कर रहा है प्रोजेक्ट नेक्सस। RBI इस प्रोजेक्ट में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। RBI कंट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रीमलाइंड एंड रेजिलिएंट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। अब एक देश से दूसरे देश में इजीली पेमेंट भेजे जा सकते हैं क्योंकि RBI खुद अब इस प्रोजेक्ट नेक्सस का हिस्सा बन रहा है। तो इंडिया में भी आप ग्लोबल पेमेंट्स इजीली कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में देख लो इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आपको ये बता दूं कि इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो बहुत काम की है। प्रोजेक्ट नेक्सस इनिशिएटिव है किसका? BIS का। ये आपके ऑप्शन में क्वेश्चन डाला जा सकता है, क्वेश्चन में एक ऑप्शन डाला जा सकता है। प्रोजेक्ट नेक्सस कौन चलाता है, किसने इनिशिएट किया? एक बैंक है जिसका नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल रिसेटलमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म BIS है। BIS चलाता है इसको, और ये बैंक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कराता है, यानी एक देश से दूसरे देश में जो पेमेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू, जो चलाया जा रहा है BIS के द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। कोलैबोरेटिव यानी काफ़ी सारे लोग मिलके चला रहे हैं उसको, जैसे कि मेन BIS ने शुरू किया है, उसके अलावा सेंट्रल बैंक्स चला रहे हैं उसको, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक RBI भी उसमें आ चुका है। ये सब लोग मिलके चलाते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलके प्रोजेक्ट नेक्सस पे काम कर रहे हैं। क्या फ़ायदा इस प्रोजेक्ट नेक्सस का, क्या हो सकता है इस प्रोजेक्ट नेक्सस के कारण? सबसे पहला फ़ायदा है स्टैंडर्डाइजेशन। हमारे जो भी पेमेंट है वो बहुत सिंपल तरीके से हो सकते हैं। बैठे बैठे आप फॉरेन के कंट्रीज़ में पेमेंट्स कर सकते हो, कुछ खरीदने पे या कुछ सर्विसेज देने पे। दूसरा है, और ये जो होगा वो IPS के थ्रू होगा। IPS यानी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस नहीं, मुझे पता है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट IPS का मीनिंग एक ही है, पुलिस सर्विस, बट ये IPS जो है ये इकोनॉमी वाला है, ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम वाला है। आप सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, ये पहला फ़ायदा है स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा फ़ायदा है सिंगल कनेक्शन, यानी पेमेंट सिस्टम जो होगा वो अलग अलग कंट्री से एक ही नेटवर्क के थ्रू होगा। आपको अलग अलग कस्टम नेटवर्क हर देश के लिए नहीं बनाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू एक ही कनेक्शन में सभी पेमेंट्स हो जाएंगे। अगला है इंस्टेंट पेमेंट्स। आपके पेमेंट्स जो है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, विद इन 60 सेकेंड्स आपके पेमेंट्स हो जाते हैं, इतना फास्ट चलता है। आपने यहाँ से भेजा श्रीलंका में, विद इन 60 सेकेंड श्रीलंका में पहुँच गया आपका पेमेंट। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। ये प्रोजेक्ट नेक्सस करा के दिखाएगा, हर केस में नहीं बट काफ़ी सारे केसेस में आपको 60 सेकेंड्स के अंदर ही पैसा पहुँच जाता है। इतना फास्ट हम अपने देश में जैसे भेजते हैं 1 मिनट के अंदर पैसा, वैसा वहाँ भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट एफिशिएंसी, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा भेजने को क्योंकि सब मिलके काम कर रहे हैं। जो पेमेंट भेज रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो सब एक कनेक्शन पे कनेक्टेड है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा कोई खर्चा ये वो नहीं आने वाला है। और ग्रोथ एक्सेलरेशन, यहाँ से वहाँ जब हम चीज़ें ईजिली कर पाए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर पाए ईजिली, तो इससे हमारा भी विकास होगा, दूसरे देश का भी होगा। हम जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसके पेमेंट्स जल्दी से बाहर हो सकते हैं और जल्दी से उनको हम चीज़ें भी अवेलेबल करा सकते हैं अपने देश में, और वो भी हमसे ये काम करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये प्रोजेक्ट नेक्सस। कभी कभी आपको आ सकता है प्रोजेक्ट नेक्सस ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी आ सकता है कि कौन सा बैंक का इनिशिएटिव है, ये भी आ सकता है कि ये
इसके बेनिफिट्स क्या हैं। डायरेक्ट ऑप्शन में डालेंगे बेनिफिट्स जो है वो ये है, आपको बेनिफिट्स ढूंढ के निकालने हैं। चलो तो ये एक और आपको करंट अफेयर मिल गया और इसका जो सोर्स था वो था ल्यूमेंट। ल्यूमेंट वॉज द सोर्स ऑफ दिस करंट अफेयर, जो कि हम देख रहे प्रोजेक्ट नेक्सस को लेके। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं और अगला है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, परचेसिंग यानी खरीदना किसी भी चीज़ को, इसका एक इंडेक्स आया है और इसका सिलेबस जाता है इकोनॉमी में। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो होता है उसमें ये दिख रहा है कि ये इंडेक्स बढ़ गया है 58.3 से जून में। अब इसमें हुआ क्या क्या नहीं ये बताने के पहले बता दूं बैकग्राउंड कि डिमांड जो है ये बढ़ रही है। किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है? मैन्युफैक्चर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। मैं कपास नहीं चाहता हूँ, मैं कपड़ा चाहता हूँ। मैं कॉफ़ी के बीन्स नहीं चाहता हूँ, मैं कॉफ़ी बनी हुई जो ये आते हैं उसके पाउडर वो चाहता हूँ, जिससे मैं इजीली कॉफ़ी घर में बना सकूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे शुगर केन ज़्यादा मिले, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे शक्कर ज़्यादा मिले। इस तरह से जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है उसके ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, इसीलिए प्रोडक्शन लेवल्स जो है ये भी बढ़ गए हैं। डिमांड बढ़ गई इसलिए लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन करने भी शुरू कर दिए हैं। तो हम कहेंगे दिस वाज ड्रिवन बाय बोथ, यानी घर से भी डिमांड आ रही है, लोग भी डिमांड कर रहे हैं, दूसरा एक्सपोर्ट भी डिमांड कर रहा है, बाहर के देश भी डिमांड कर रहे हैं हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स की। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम देखते हैं परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। चलिए तो पढ़ते हैं अबाउट परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो आपको देखने मिलता है, जिसको हम PMI कहते हैं, ये एक सर्वे बेस्ड मेजर है। सर्वे किया जाता है और मेजर किया जाता है। क्या मेजर करते हैं कि फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस क्या होगी, आगे आने वाले बिजनेस की क्या कंडीशंस होगी। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, ये वाला बिजनेस ज़्यादा चल जाए, हो सकता है कि ये डिमांड प्रोडक्ट की कम हो जाए और ये वाला बिजनेस कम चलने लगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। ये पूछता है रेस्पोंडेंट्स को अबाउट चेंजेस। अब जैसे आपका कोई बिजनेस है, मैं आपको पूछूंगा चलो आपकी ये शॉप है, आपके यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है? आप बोलोगे मेरे यहाँ शक्कर की डिमांड ज़्यादा हो गई है, वो बढ़ गई है। हाँ, कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे यहाँ शक्कर की डिमांड कम हो गई है, ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ है। तो उससे पता चलेगा कि शक्कर के इसमें मुझे ज़्यादा अब वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शक्कर की डिमांड कम होते जा रही है। फिर मैं जाऊँगा पूछूंगा हाँ बताइए और क्या क्या डिमांड्स आपके यहाँ बढ़ गई है। वो बोल रहा है मुझे कि हमारे यहाँ भी चाय की डिमांड जो है वो कम हो गई, आजकल लोग कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं। तो मुझे समझ जाएगा भाई कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसा मार्केट को आप स्टडी कर सकते हैं, यहाँ परसेप्शन लगाए जा सकते हैं पिछले महीने में क्या हाल था और इस महीने में क्या हाल है। इससे आप देख सकते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। PMI यूजुअली रिलीज किया जाता है हर महीने के शुरुआत में एंड इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड अ गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिससे आप पता कर सकते हैं आपके देश में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी चल रही है। PMI कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए। मैन्युफैक्चरिंग यानी जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही है इंडस्ट्रीज़ में और जो सर्विसेज दी जा रही है, कौन सी सर्विसेज ज़्यादा अभी चल रही है, कौन से चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ज़्यादा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है। हर चीज़ को यहाँ पूछा जा सकता है। PMI की रेंज आती है, जब भी कैलकुलेशन होते हैं तो उसको रेंज में डालते हैं। 50 ऐसा स्कोर देते हैं। अगर आपकी रीडिंग 50 पे आ रही है तो समझ जाना नो चेंज, अगर आपकी रीडिंग 50 के ऊपर जा रही है तो समझ जाना कि एक्सपांशन हो रहा है, उसका जो प्रोडक्शन है उसका डिमांड बढ़ रही है। उसके बाद अगर आप बिलो यानी 50 के नीचे जा रहे हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी उसकी डिमांड कम हो रही है, वो प्रोडक्ट कम बन रहा है, ऐसा PMI बताता है। तो आप PMI देख के ये गेस कर सकते हो कि मार्केट की फ़िलहाल कंडीशन क्या है। अगला देखिए इसका पर्पज़। PMI जो होता है वो अर्ली इंसाइट दे देता है इकोनॉमिक ट्रेंड्स में, आपको पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अगला है डिसीजन मेकर्स को ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि वो डिसीजन ले पाए कि आगे हमको किस चीज़ पे काम करता है। एनालिस्ट के लिए ये बहुत ईजी है, इन्वेस्टर्स के लिए ईजी हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। मुझे अगर पता चल रहा है कि शुगर से ज़्यादा शुगर फ्री वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड है, वो ज़्यादा बनाना है, तो मैं शुगर फ्री वाले प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। मुझे अगर पता चल रहा है कि लोग जो है वो बहुत हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए वो आजकल शुगर खाना बंद कर दिए और वो जो गुड़ है उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जैगरी, तो फिर मैं उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। तो ये मुझे एक इंसाइट मिलता है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि मैं उसमें पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो PMI को अच्छे से याद रखिएगा, न्यूज़ में रहा है और इसका जो सोर्स था वो है हिंदुस्तान टाइम्स। ये एक और करंट अफेयर आपको देखने मिला PMI के बाद जो अगली न्यूज़ आपको देखने मिल रही है वो है मार्स ओडिसी को लेके। ठीक है, मार्स ओडिसी।
मार्स ओडिसी जो है ये साइंस और टेक्नोलॉजी से होता है। मैंने आपको पहले ही बताया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक पोर्शन पे आप फोकस रहो। साल भर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर अच्छे से करो, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा जो भी एग्जाम्स आएगी उसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा है किसी भी एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन से, करंट अफेयर्स के। किसका है? नासा। सबसे पहले नाम आ रहा है नासा। नासा जो है उन्होंने रिसेंटली कैप्चर किया एक एपिक व्यू, एक बहुत बेहतरीन व्यू मिला है। किसका व्यू मिला? एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट वोल्केनो है हमारे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, इसका एक बहुत ही अल्टीमेट व्यू हमको मिल गया है, हमको यानी नासा को मिल गया है। और उन्होंने ये ढूंढ के निकाला है मार्स का जो ऑर्बिटर है वहाँ से, मार्स का ओडिसी ऑर्बिटर है जो मार्स के आजू बाजू घूम रहा है, ये है नासा का। और इसने एक व्यू देखा वहाँ से इस वोल्केनो का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो, अर्थ का नहीं पूरे सोलर सिस्टम का, अर्थ पे नहीं मार्स पे बहुत बड़ा वोल्केनो है। इसका नाम याद रखना वोल्केनो का, आ सकता है क्वेश्चन, ओलंपस मोन्स। ये क्या है? ये एक वोल्केनो है। बैकग्राउंड, बाय कैप्चरिंग सच इमेजेस एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे लिया है पूरे साल भर में इमेजेस। साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्टडी कर सकते हैं कि मार्स का एटमॉस्फेयर जो है वो कैसे चेंज होता है, वहाँ पे 4 सीज़न जो है वो कैसे चलते हैं। अर्थ के तो सीजन्स हमने पता कर लिए, कौन से महीने से कौन से महीने तक चलते हैं वो भी हमको पता चल गए। अब हम मार्स के भी पता कर लेंगे। ये जो डेटा है ये हमें हेल्प कर सकता है कि हम मार्स के क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को स्टडी कर ले। मार्स पे हमेशा रिसर्च बहुत चल रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें मार्स पे रहने का मौका मिल जाए, ह्यूमन सेटलमेंट्स मार्स पे हो जाए, इसलिए हम मार्स की हर चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। अबाउट मार्स ओडिसी, मार्स ओडिसी न्यूज़ में रहा, मार्स ओडिसी पे क्वेश्चन आ सकता है। मार्स ओडिसी के बारे में पढ़ते हैं। मार्स ओडिसी जो है ये क्या है? ये एक नासा का स्पेसक्राफ्ट है, याद रखिएगा। मार्स ओडिसी इज़ अ स्पेसक्राफ्ट, और ये किसने बनाया है? ये नासा ने बनाया हुआ है। चलो उसके बाद आपको पता चलते हैं ये एक्सप्लोर करता है मार्स को, मार्स के ऊपर भेजा गया है। अगला मार्स ओडिसी को लॉन्च किया गया था 7 अप्रैल 2001 को, 7 अप्रैल 2001 को इसको लॉन्च किया गया था। तब से ये ऑर्बिटर है, मार्स के आजू बाजू घूम रहा है। कहाँ से? तो केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन, याद रखिएगा, केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा में है, ये आपको देखने मिलता है। प्राइमरी गोल क्या है इसका? प्राइमरी गोल यही है कि केमिकल एलिमेंट्स और मिनरल्स जो प्रेजेंट है मार्स के सरफेस पे वो ढूंढ के निकाले कौन से हैं। इतना ही नहीं, तो ऐसा करके फर्स्ट ग्लोबल मैप बनाया जाएगा मार्स का। हम मार्स के बारे में हर चीज़ पता कर लेंगे और वैल्यूएबल कंपोजिशन भी पता चल जाएगा, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमको पता चलती है। अर्थ कम पड़ गई है ना, अभी अर्थ को हमने पूरा साफ कर दिया है, अर्थ के मिनरल्स ख़त्म कर दिए, अब मार्स की बारी। अब मार्स को ख़त्म करके आएंगे, फिर दूसरा प्लानेट ढूंढ देंगे, वहाँ एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके पूरे मिनरल एक्सप्लॉइट करेंगे और पूरा सोलर सिस्टम ही बर्बाद कर देंगे। हमको अभी अर्थ में काम नहीं हो रहा ना, हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, अब वो अर्थ ख़त्म हो जाएगी, इनको पता है। अब दूसरा प्लानेट ढूंढ रहे जहाँ रहने का इनका मौका मिलेगा। हो सकता है मार्स में इनको लोहा मिल जाए, हो सकता है इनको मार्स में सोना मिल जाए, कौन कौन से मिनरल है वो ढूंढ रहे हैं अब हम लोग। ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ा, बहुत यानी हम कहेंगे कि ख़राब चीज़ है बहुत बड़ी इस एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट को ख़राब किया इस ह्यूमन बीइंग ने, हम लोगों ने। तो अभी मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग तो भी और हम लोग मिलके ये सोचें कि हम अब अर्थ के ना बाकी मिनरल्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, अर्थ के रिसोर्सेज को हम मेंटेन करेंगे, ट्रीज़ नहीं काटेंगे, ये सब हमें सोचना होगा। अदरवाइज़ दूसरे प्लानेट ढूंढो और वहाँ जाके रहो, यही हो सकता है। तो मार्स ओडिसी जो है ना, ये रिकॉर्ड बना रहा है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअली एक्टिव मिशन है ऑर्बिट में, इतना लंबे समय से घूम रहा है वो मार्स के आसपास। ये होगा अगर मार्स लिविंग थिंग होती है, वो कैसा फील करता। आप एक लिविंग थिंग हो, आपके आजू बाजू कोई घूम रहा रोज आप पे नज़र रखने को कि आपके पास क्या क्या है। प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी तो मार्स के पास है नहीं, वैसे हम वहाँ जाके ढूंढ रहे चीज़ों को। सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है प्राइमरी साइंस मिशन फरवरी 2002 में, और थ्रू अगस्त 2024 तक हम ये एक हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट कर लिया, बट मेन मिशन अभी भी चल रहा है। क्या करना है हमको मार्स में? भाई आपको जो जो चीज़ें लगती हो ढूंढना है। आपको क्या लगता है? जीने के लिए पानी लगता है,
मिशन यही तो कर रहा है, मार्स ओडिसी। देख रहा है वहाँ पानी मिलता है क्या, देख रहा है वहाँ आइस मिलता है क्या, जियोलॉजी, ज़मीन कैसी, इसकी स्टडी की जा रही है, रेडिएशन की स्टडी की जा रही है, मार्स में कितने रेडिएशन आते हैं, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो रही है, सोलर रेडिएशन बराबर आ रहे हैं कि नहीं, जहाँ हम रह सकते हैं, एविडेंसेस देखे जा रहे हैं, पहले क्या लाइफ थी क्या वहाँ, अभी लाइफ रह सकती है क्या, ये देखने के लिए। और कम्युनिकेशन रिलाय, फ्यूचर मार्स मिशन जो है वो, और हम उसके अकॉर्डिंग अभी एक्ट कर सकते हैं, जो ये करेगा तो हम कहेंगे कि ये फ्यूचर के लिए, अब ये हमें जो जो चीज़ें बताएगा वो, और हम आगे मार्स के मिशन भेजने वाले हैं ना, तो उसके लिए हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि देश गलत कर रहे हैं, बट जो स्पेस में कचरा कर रहे हैं ना, वो कचरा बहुत गलत है। आप लोगों के स्पेसक्राफ्ट जाते हैं उधर, आप कुछ कुछ लॉन्च करते हो, बाकी बची हुई चीज़ें वहीं पे घूम रही है, वापस लाने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, वो वहीं पे घूम रहा है। यहाँ पे कचरा कर दिया, आप स्पेस में कचरा कर रहे हैं, तो ये वापस लाने का भी हमने अच्छे अच्छे तरीके ढूंढने चाहिए। ये जो करंट अफेयर था मार्स ओडिसी को लेके, ये सोर्स इसका मनी कंट्रोल था। सो जो आज आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हाँ, एक और करंट अफेयर है लास्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत अच्छा है और ज़रूरी है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 ड्रग की रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ा इशू है, GS2 में जाता है, GS2 वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज़ की गई है 2024 की। इसको रिलीज़ कौन करता है याद रखिएगा, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। ये ऑफिस से निकलती है रिपोर्ट जिसको कहा जाता है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को समझिएगा, नया एक न्यू सिंथेटिक ओपियोइड्स ये आपको देखने मिल रहा है, नया ड्रग, ठीक है, इमरजेंस ऑफ न्यू सिंथेटिक ओपियोइड्स, नए नए ड्रग्स लोग ढूंढ के निकालते हैं, एंड रिकॉर्ड सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अदर ड्रग्स। ये जो है ये वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है, वर्ल्ड में ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, लीडिंग टू राइज इन ड्रग यूज डिसऑर्डर्स। लोगों को ड्रग के यूज़ के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ड्रग्स लेने से काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। वो लोग तो ड्रग्स के बिना काम भी नहीं कर सकते, ड्रग्स के बिना हिलने लगते, ड्रग्स के बिना उनके दिमाग नहीं चलते हैं, ऐसे डिसऑर्डर। अपने दिमाग को किसी चीज़ की आदत ना डाले, ये सबसे बढ़िया है। सप्लीमेंट्स की आदत कभी माइंड को नहीं डालना, आपका माइंड नेचुरली काम करना चाहिए। ड्रग्स से तो आपका माइंड और बेहतर काम करेगा, बट क्या मतलब है हर बार ड्रग्स खा खा के उससे काम कराने के। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, एनवायरमेंटल हार्म भी हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 ये कहा गया है कि यूज़ बढ़ गया है ड्रग्स का। ड्रग्स की बात करते हैं, चलो ये रिपोर्ट ने क्या बताया ये देखते हैं। की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट 2024, नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स जो है वर्ल्ड वाइड वो कितने हैं, 292 मिलियंस है। इतने लोग ड्रग लेते हैं पूरे वर्ल्ड में, 292 मिलियन नंबर्स, इतने बड़े। और ये 20% बढ़े हैं पिछले 10 साल में ड्रग्स लेने वालों की संख्या। ड्रग्स लेने वाले कम तो नहीं बट बढ़ते जा रहे हैं। कैनबीज करके जो ड्रग्स आता है ये सबसे पॉपुलर ड्रग्स है जिसको यूज़ कर रहे हैं 228 मिलियन लोग, इसमें से 228 मिलियन यूजर्स तो कैनबीज लेते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय ओपियोइड्स उसके बाद आता है। उसके अलावा एम्फेटेमाइंस, काफ़ी सारे नाम तो लोग पहली बार सुन रहे होंगे जो ड्रग्स नहीं लेते। अच्छी बात है आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बताती है कि आप लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं। तो एम्फेटेमाइंस, कोकेन, ये नाम हमने सुना है, हम लेते इसलिए नहीं सुना है, काफ़ी सारे मूवीज़ के द्वारा हमको ये नाम पता चला है। कोकेन के अलावा एक्सटेसी करके भी एक ड्रग्स है। अब देखो ये रिपोर्ट आपको वार्न कर रही है कि एक नया क्लास है ओपियोइड्स का ही एक नया क्लास आया है जिसको नाइटेजिन्स कहा जाता है। ये एक और ड्रग है विच इज़ मोर पोटेंट दैन फेनाटेनिल करके एक क्लास था इसका, बस इस क्लास में एक और नया क्लास आ रहा है नाइटेजिन्स। ऐसा बोल रहे हैं कि ये और ज़्यादा पोटेंट है, और ज़्यादा लेने से इसमें मज़ा आती है। ड्रग्स लेके दुनिया कैसी लगती है वो देख के क्या मतलब है, जब आप नॉर्मल रह नहीं पा रहे हो ड्रग्स लेके। तो ड्रग्स को लेना बंद करना चाहिए। देयर इज़ अ ट्रीटमेंट गैप। अब जो ड्रग्स का हैबिचुअल, जिसको ड्रग्स की आदत लग चुकी है, जो ड्रग्स का अधीन हो चुका है या फिर हम कहेंगे हैबिचुअल हो चुका है, उसको ड्रग्स के बिना रह के नहीं हो रहा है,
एडिक्ट लोगों के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिल रही है। 11 में से एक ही व्यक्ति ट्रीट हो पा रहा है, 11 लोगों में से एक ही व्यक्ति को ट्रीटमेंट पहुंच पा रही है। ये ट्रीटमेंट गैप है। दूसरी बात, जेंडर डिस्पैरिटी भी है। लड़कों की बात करें तो लड़कियों की बात करें तो 18 में से एक ही लड़की को ट्रीटमेंट का मौका मिल रहा है, तो लड़कों की बात करें तो 7 में से एक लड़के को ट्रीटमेंट का मौका मिल रहा है। ये रेशो है। लड़कियां देखो यहाँ भी उनको पीछे रखा गया है। जेंडर डिस्पैरिटी है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ड्रग्स की आदत नहीं है, लड़कियां भी है, लड़के ही सिर्फ नहीं है, बट लड़कियों को ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं मिल रही है जितने लड़कों को मिल भी रही है। और वो भी बहुत ओवरऑल देखो तो 11 में से एक ही व्यक्ति ट्रीटमेंट ले पा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी ने ऐसा बोला है कि देयर आर करंटली, इंडिया की बात सुनो, शॉक हो जाओगे, इंडिया में 100 मिलियन लोग एडिक्टेड है ड्रग्स के। 100 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है, 10 मिलियन यानी आप पकड़ सकते हैं 1 करोड़, और 100 मिलियन यानी आप बोल सकते हैं 10 करोड़। इतने सारे लोग एडिक्ट हैं इंडिया में जो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकते। ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज़ वेरी बैड थिंग। इंडिया में 100 मिलियन लोग एडिक्ट है नारकोटिक सब्सटेंसेस के। वर्ल्ड ड्रग डे 2024 का, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, रिपोर्ट आई है। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड इज ऑब्जर्व एवरी 26 जून। 26 जून को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड ड्रग डे। हम इस दिन यही टारगेट करते हैं कि हमें ड्रग्स को रोकना है हमारे देश में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1987 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, UNGA ने, और अवेयरनेस बढ़ाना चाहते थे ताकि ड्रग्स के अगेंस्ट हम फाइट कर सके और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, ड्रग्स को बेचने वाली चीज़ें हम रोक सके। ड्रग्स के कारण क्राइम भी बढ़ते हैं। आज अगर आपको ड्रग्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो एडिक्ट हो चुके हैं, बट जिनको नहीं मिल रहे वो एडिक्ट है, तो वो इस चीज़ के लिए किसी को मर्डर भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है ड्रग्स के लिए, क्योंकि वो खुद को नहीं संभाल पाएगा। ये चीज़ है। थीम याद रखिएगा, थीम पे क्वेश्चन आते हैं। थीम जो थी इस बार के इंटरनेशनल वर्ल्ड ड्रग डे की, वो थी द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। एविडेंस क्लियर बता रहे हैं कि इन्वेस्ट करो प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये याद रखना। ये थीम नहीं है, बट ये एक तरह से आप कोई कोट करके याद रख सकते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी चीज़ को ठीक करने से अच्छा है कि वो आप होने ही मत दो। बीमारी को ठीक करने से अच्छा है आप बीमारी ही मत होने दो। वैसे ही ड्रग्स एडिक्ट को ठीक करने से अच्छा है कि लोगों को ड्रग लेने से ही रोको। ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है। ड्रग की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की है, तभी तो पूरा वर्ल्ड ड्रग डे मनाता है। तो ये है ड्रग्स की हालत, और इसका सोर्स था खुद वो अथॉरिटी जो इसको रिलीज करती है रिपोर्ट को, UNODC, वही साइट से लिया गया है, इसलिए जो भी रिपोर्ट मिली है वो परफेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। आज के आपने जो करंट अफेयर्स देखे उसमें आपने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट देखा, अभी आपको MCQs सॉल्व करने हैं। मार्स ओडिसी देखा, मार्स ओडिसी के अलावा आपने एक परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स देखा, PMI, उसके अलावा आपने प्रोजेक्ट नेक्सस देखा, प्रोजेक्ट नेक्सस के अलावा आपने यहाँ पे लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम देखी, LRS, और आपने यहाँ पे देखा एजुकेशन से रिलेटेड, क्या एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डालना चाहिए क्या। चलिए अब बारी है करंट अफेयर सॉल्व करने की। करंट अफेयर अच्छे से ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। जो भी आंसर आपको सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं, उनके कमेंट्स को मैं लाइक भी कर रहा हूँ कि जब भी मुझे दिख जाते हैं आपके कमेंट्स, और ये लाइक इसीलिए करता हूँ ताकि मुझे मेरे ध्यान में है कि आपके कमेंट मैंने पढ़े हैं। तो कमेंट कीजिए और सीरियसली अपने करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस को अच्छा बनाइए। पहला क्वेश्चन है, मार्स ओडिसी जो है, जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने मिला, वो किसने लॉन्च किया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको UPSC के अलावा बाकी एग्जाम्स में भी देखने मिलते हैं और UPSC में भी देखने मिलते हैं। पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है नासा, तीसरा है ESA और चौथा है JAXA। तो यहाँ में से आपको करंट ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं वो पहला स्टेटमेंट है, विथ रेफरेंस टू परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स PMI, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PMI इज सर्वे बेस्ड मेजर ऑफ करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस। दूसरा, इट यूजुअली रिलीजेस एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। तीसरा, इट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको 1 कर देना, इसको 2 कर देना और इसको 3 कर देना, यहाँ पे कोई नहीं आएगा नंबर, ठीक है। तो ये 1 2 3 इसमें से ऑप्शन चूज करना।
पहला है 1 ओनली, दूसरा है 1 एंड 2, तीसरा है 2 एंड 3 और चौथा है 1, 2 एंड 3। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो ये है 1, 2, 3 जो मैंने यहाँ लिखे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तो अगला जो हमें क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो थर्ड क्वेश्चन, वो है विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट नेक्सस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट नेक्सस इज एन इनिशिएटिव बाय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS। सेकंड हमें जो देखने मिल रहा है प्रोजेक्ट नेक्सस एम्ड एट एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज और आर नॉट करेक्ट। ये याद रखिएगा, यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट वाले स्टेटमेंट आपको नहीं ढूंढना है, नॉट करेक्ट वाले ढूंढना है। A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 एंड 2, D नाइदर 1 नॉर 2। जो भी सही ऑप्शंस आपको लग रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो ये थे आज के करंट अफेयर्स 4 जुलाई 2024 के। आगे के करंट अफेयर के लेक्चर में कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।